नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के अंदर विधानसभा उपचुनाव हुए हैं और इसमें 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों के लिए जो उपचुनाव हुआ उसमें से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। इसमें 2 सीटों पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो हरियाणा की सीट है और हरियाणा की सीट में आपको बता दें, जो आदमपुर की सीट है वहां आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई है, जो पार्टी 2024 में मोदी से मुकाबले का दम भर रही है, जो पार्टी गुजरात में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, जो पार्टी यह दावा कर रही है कि दिल्ली की एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। हालत यह है कि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ हरियाणा और हिसार की वो सीट, और उसके बावजूद जमानत जब्त। यह इतनी शर्म की बात होती है किसी पार्टी के लिए जमानत जब्त होना। क्या आप समझिए, आप तीसरे नंबर पे हैं, चौथे नंबर पे हैं और आप बता रहे हैं कि साहब हम तो नंबर 1 है, मोदी का मुकाबला करेंगे। यह अपने आप में बता रहा है कि मोदी जी को टक्कर देना किसी के वश में नहीं है। दूसरी सीट बिहार की है और बिहार में जिस तरह से गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने आरजेडी जेडीयू गठबंधन को धूल चटाई है, और इसी में आपको बता दें जो ये कुसुम है वहां बीजेपी की कैंडिडेट जीती हैं। भले ही मार्जिन आपको लगेगा कि लगभग 2 से 2.5 हजार के बीच रहा है, लेकिन ये तब है कि जब वहां फुल गुंडागर्दी, लोगों को वोट डालने से रोका गया, डराया धमकाया गया और शासन का दुरुपयोग किया गया। उसके बावजूद गोपालगंज बिहार की सीट बीजेपी को जीतना, मतलब आप समझ लें कि कड़ी टक्कर उसने दी है। और अब इस टक्कर के बाद यह तय हो गया कि 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी किस मूड से चुनाव लड़ेगी। पूरे कार्यकर्ताओं ने पूरी दमखम जोश के साथ यह चुनाव लड़ा है और यह तब है कि कड़ी टक्कर दी गई हर बदमाशी को। बीजेपी के कार्यकर्ता न डरे न झुके। उसका नतीजा है गोपालगंज का चुनाव का रिजल्ट। मोकामा सीट की अगर मैं बात करूं तो मोकामा सीट पे बाहुबली, ऐसा बाहुबली जिसके घर से AK-47 बरामद हुई, जिसने एक पत्रकार को पिटाई की और घर में बंदी बना लिया, उस पत्रकार को छुड़वाने के लिए सीएम को, नीतीश कुमार को पूरे घोड़े दौड़ाने पड़ गए थे। लेकिन वो आरजेडी के माननीय नेता हैं साहब, उनके घर से AK-47 मिली, वो जेल में गए, विधायकी गई, तो अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। तो कार्यकर्ता वही, पार्टी वही, स्थान वही, केवल चेहरा बदला है। और जैसा हम देखते हैं भारत की राजनीति में कि पति की जगह पत्नी चुनाव लड़ ले तो पूरे फैसले पति ही लेता है। यह माना जा रहा है कि मोकामा सीट पर जो आनंद सिंह है आरजेडी के, अब इनका दबदबा ये पहले से कायम है। किसके वजह से? क्या इन्होंने क्षेत्र में कुछ विकास बहुत किए हैं? लोग कहते हैं बिहार के कि ये जो दबदबा है ये दादागिरी टाइप का है, जैसा यूपी में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इस टाइप के लोग हैं कि कोई बोलने वाला नहीं है सामने। जहां वो खड़े हो जाएं तो वो पता लगा दूसरा बूथ का कोई कैंडिडेट भी नहीं मिलेगा। और ये जो हुआ है, इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि भले ही चाहे मोकामा सीट ये आरजेडी ने जीती है, लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी टक्कर दी है। और यह कड़ी टक्कर बता रही है कि जब एक बाहुबली की टक्कर बिहार के अंदर बीजेपी लेने में सक्षम है, ले सकती है, तो जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो क्या स्थिति होगी। और इसके पहले यह भी बता दूं आपको मैं कि ये जो सूत्र हैं अभी बिहार राजनीति में जो काम करते हैं लोग, उनके सूत्रों से हवाले से पता लग रहा है कि नीतीश कुमार चाहते नहीं थे कि गोपालगंज और मोकामा दोनों सीट पर आरजेडी जीत जाए, क्योंकि उनको खतरा था कि ये 2 सीटें अगर जीत गई तो उससे क्या होगा, इस सीट के जीतने से ये लगने लगा नीतीश कुमार को जो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है वो कहीं सीएम का दावा ना कर दें। और इसलिए ये तेजस्वी यादव की मजबूती ना हो जाए, ये पूरी कोशिश चुनाव के पहले से करते रहे। और ये खबरें भी लीक होती रही कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि यहां आरजेडी को ये दोनों सीट मिले। अब एक सीट मिली है तो क्या इससे ये जो गठबंधन में सीएम बनने की होड़ थी लालू परिवार की, वो क्या रुक जाएगी? तो सूत्रों की माने तो आपको बता दें कि सूत्र ये बता रहे हैं कि वाकई में अब तेजस्वी यादव
दावा करने वाले हैं और वो सीएम बनने के लिए नीतीश कुमार पर दबाव बनाएंगे। अब नीतीश कुमार का हाल क्या होने वाला है आप समझ लीजिए। वो एक कहावत है, मैं उसको पूरा नहीं बोलूंगा, धोबी का ना घर का ना घाट का, वैसे कहा जाता है किसी के लिए। इस तरह से अब आज हालत नीतीश कुमार की बिहार में हो जाएगी अगर ऐसा हुआ, क्योंकि तेजस्वी यादव कहेंगे भैया सीएम हम बनेंगे, हम काहे डिप्टी रहे, हमारी सीट तुमसे बराबरी तो है। तो बराबरी में आ गई है, एक आध तोड़ना है तोड़ लेंगे, एक आध की जरूरत पड़ेगी तो दावा होगा तेजस्वी यादव का, और नीतीश बाबू रहेंगे बाहर, चाहे तो कहेंगे डिप्टी सीएम रहिए। तो ये कितना बड़ा अपमान होगा। और इसलिए जो सूत्र हैं वो ये बता रहे थे कि पिछले दिनों जो जुबान बदली, जो कुछ नेताओं के अंदर से हवाले से खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार बीजेपी के टच में हैं, उनको लगता है कि पाला फिर से बदलना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ये सिचुएशन वहां आई बिहार के अंदर कि वहां जो इनको सीएम पद छोड़ना पड़ गया और वहां तेजस्वी यादव को ही सीएम बन गया, वो बन गए, तब इनके लिए और कोई रास्ता नहीं बचेगा। हालांकि 2 बार कसम खा चुके हैं, एक बार तब जब ये एनडीए को तोड़कर जब ये आरजेडी का साथ छोड़ रहे थे तब कसम खा रहे थे, एनडीए से संबंध बना रहे थे कि किसी भी कीमत पर हम चाहे मट्टी में मिल जाएं, आरजेडी का साथ में दोबारा नहीं आऊंगा। एक बार तो तब कसम खाते हमने सुना था, दोबारा अब ये फिर कसम खा रहे थे चाहे जो हो जाए हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अब इसमें इनका नाम पड़ गया पलटू राम। तो देश में 2 ऐसे पलटू राम कहे जाते हैं राजनीति में, एक तो नीतीश बाबू कि जो अपनी बात बोलते हैं उस पर कभी स्थिर नहीं रहते, जिधर फायदा है उधर पलट जाते हैं। ऐसे एक दूसरे केजरीवाल, उनको भी जनता यही कह रही है कि अब देखिए वो क्या कहेंगे, क्या वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे? नहीं। हिसार सीट में जो उपचुनाव में वो हारे हैं, आदमपुर सीट को जो वहां जमानत जब्त हुई है, अब उनसे अगर पत्रकार पूछेंगे कि आप वहां जमानत जब्त हो गई इसके बारे में क्या कहेंगे, तो अब आप देखना वो ये कहेंगे साहब शासन प्रशासन का दुरुपयोग हुआ है। अच्छा, अगर वो दुरुपयोग हुआ है तब फिर जो है इसका मतलब जहां सीट जीती है भाजपा या जो आरजेडी जीत गई है तो उन्होंने प्रयोग किया होगा। मतलब कुल मिलाकर के ऐसा बयान देना कि जो बात कही उसी से पलट जाओ, अपनी बात पर स्थिर नहीं। तीसरी चर्चा जो देश में है इस उपचुनाव को लेकर वो तेलंगाना से है। तेलंगाना में भी जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, तेलंगाना की वो जो सीट है वहां पर आपको बता दें कांग्रेस का गढ़ था, टीआरएस है वो दूसरे नंबर पर होती थी, लेकिन आज वहां कांग्रेस गायब है। टीआरएस का कैंडिडेट भले ही जीता है लेकिन बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी है, और यह बता रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना में आधार बढ़ रहा है। और इसलिए धीरे धीरे ही सही 2024 की तैयारी चल रही है। इसको देखकर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अब 2024 के लोकसभा चुनाव में इस देश में इतिहास रचने जा रही है, क्योंकि उड़ीसा में भी सरकार तो बीजू जनता दल की है, लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। और इसलिए यूपी की बात करूं तो यूपी में, चाहे तो बिहार में, चाहे तो उड़ीसा में, आप बात करिए तेलंगाना में, सब जगह ओवरऑल कहीं जीत या कहीं सेकंड नंबर पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से ये सिद्ध किया है इस उपचुनाव ने कि मोदी जी का जादू अभी भी देश के अंदर बरकरार है। देश का कोई भी कोना हो, उस कोने में आज भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और वहां जो बीजेपी की सरकारें हैं, जैसे कि हरियाणा में खट्टर सरकार है तो लोग खट्टर सरकार को ये जो है हुड्डा कांग्रेस के ये कह रहे थे कि हम धूल चटा देंगे, वो धूल चटाने वाले गायब नजर आए। आज हालत ये है कि वहां वो नजर नहीं आ रहे हैं। इसी तरह आपको बता दें तेलंगाना में जो बढ़ोतरी हासिल की है भाजपा ने, एक आधार अपना बनाया है, वो भविष्य के लिए अच्छा दिखा रहा है। और इसी तरह बिहार के अंदर जिस तरह से बाहुबलियों की टक्कर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ली है सत्ता होते हुए, ये अपने आप में दिखा रहा है कि अब भाजपा बदलाव की तरफ है। अब भाजपा ये नहीं है कि वो केवल डिफेंसिव मोड में रहती है, वो ऑफेंसिव मोड में भी है, वो आक्रमण करना अब सीख रही है और वो जैसा सामने वाला है उसके हिसाब से बात करती है राजनीति में।
लेकिन यहां सबसे ज्यादा जो फजीयत हुई है इस चुनाव में वो दो दलों की है। एक कांग्रेस जो इस चुनाव में कहीं नहीं है, पूरी तरह साफ। दूसरा आम आदमी पार्टी जो 2024 के चुनाव में मोदी जी का मुकाबला करने के लिए, करवाने के लिए पूरे देश का विपक्ष ये तैयार कर रहा था और कह रहे थे साहब एक केजरीवाल हैं जो है पूरा मुकाबला कर सकते हैं मोदी जी से, वो कहीं नहीं इस चुनाव में नजर आ रहे हैं और अब सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अपने आप में ये दिखा रहा है कि मोदी जी का आज भी कोई मुकाबला नहीं है और आने वाले कल में कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी में इतना दम नहीं है कि वो भाजपा को और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक सके। वंदे मातरम।